इसके जनक और मुख्य प्रवर्तक वाटसन महोदय को माना जाता है। छोटा सा परिचय वाटसन महोदय के बारे में अगर हम जानकारी लें उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो इनका जन्म दक्षिणी कैरोलिना के ग्रीनवाइल नगर में से बाहर फार्म हाउस में हुआ था। वहाँ पर रहकर के जन्म के उपरांत उन्होंने फुरमैन विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद डीवी महोदय के पास रहकर के उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत दर्शन विषय पर अध्ययन किया, एमए किया। लेकिन दर्शन के अध्यापन से संतुष्ट न होने के बावजूद उन्होंने एजिल महोदय से मनोविज्ञान का अध्ययन किया। मनोविज्ञान के अध्ययन के पश्चात उन्होंने लॉब महोदय से जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान पर भी ज्ञान प्राप्त किया, अध्ययन किया। 1903 के अंतर्गत उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 1908 के अंतर्गत उन्होंने जो पीएचडी का व्यवहारवाद में यानी मनुष्य के व्यवहार पर जो तंत्रिकाओं का जो संबंध का प्रभाव पड़ता है उस पर अध्ययन किया और 1908 में वे जो दूसरे विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो गए। फिर उसके बाद में इन्होंने पूर्ण रूप से व्यवहारवाद पर अध्ययन आरंभ कर दिया। जो उनका पीएचडी का विषय था उसी विषय के आधार पर उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने ये देखा कि जो पूर्व में हमारे जितने भी संप्रदाय थे मनोविज्ञान से संबंधित, उन संप्रदायों में अलग अलग वर्णन किया गया था। पूर्व में हमने पढ़ा संरचनावाद और कार्यात्मकवाद संप्रदाय, इसके अंतर्गत दोनों में ही चेतन मन के बारे में बात की थी। इन्होंने इन दोनों संप्रदायों के अंतर्गत जिस चेतन मन और समायोजन के बारे में बातचीत हुई, उन्होंने कहा चेतना दृश्य नहीं है। अतः इन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि जो प्रेक्षणीय व्यवहार है, दृश्य वस्तु है, उसी पर यानी जो वस्तु परक विज्ञान की ओर इसको ले जाने का श्रेय भी इनको दिया जा सकता है। यानी दृश्य वस्तु पर बल दिया और प्रेक्षणीय व्यवहार पर बल दिया। इन्होंने ये कहा कि जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में चिंतन क्या करें, विचार कैसे करें। अतः व्यवहार है जो देखने योग्य भी है और इसी आधार पर इन्होंने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो इनका पीएचडी का विषय भी रहा है, कई पक्षों के आधार पर उसको स्पष्ट करने की और व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करने का प्रयास किया। इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो इस विविध संप्रदायों से होकर के निकली है, उसके आधार पर अगर हम एक दृष्टिपात करें तो व्यवहारवाद ने किन किन से क्या क्या अपनाया यह हम देख लेंगे। क्योंकि पूर्व में जिन विधियों और वाद के आधार पर थोड़ा सा लघु दृष्टिपात करते हैं, संरचना और कार्यात्मकवाद ने अनेक जिज्ञासाओं द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। यानी व्यवहारवाद ने जो इसकी पृष्ठभूमि है, इससे क्या लिया, इनकी जिज्ञासाओं ने इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर प्रेरित किया। यानी चेतना से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, उन जिज्ञासाओं ने इसको इस ओर जाने का रास्ता दिखाया, मनोविज्ञान को। साहचर्यवाद ने संयोजन और अनुबद्ध संबंधी धारणाओं का विकास किया। इन्होंने कहा जो संयोजन समायोजन की बात हमने की थी, उस समायोजनवाद के आधार पर ही जो साहचर्यवाद के अंतर्गत संयोजन की बात कही गई और कंडीशनिंग की जो बात कही, इन्होंने कहा कंडीशनिंग के आधार पर जो हमें दंड और पुरस्कार वाली प्रक्रिया होती है, उसमें उनके व्यवहार संबंधी जो बुराइयां होती है उसको दूर करके और अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्यों की ओर बालक को प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। यहीं पर व्यवहारवाद ने प्रयोगात्मक जो विधि है उसके आधार पर चिंतन के नए धरातल को अपनाया। जिस तरह उसमें प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत किसी भी समस्या से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, यह व्यवहारवाद की संपूर्ण अवधारणा है। क्योंकि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया गया है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि व्यवहार निरीक्षण योग्य है और प्राणी के व्यवहार पर अध्ययन किया गया है। इसलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने प्रयोगात्मक विद्या जो
संप्रदाय है उसको अपनाया और विधि को अपनाते हुए इन्होंने कहा कि पहले हम नियंत्रित वातावरण में निरीक्षण करते हैं, कारण और परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और उसी आधार पर इसको वैज्ञानिकता का पुट देने का प्रयास किया। क्योंकि इन सब के आधार को जोड़ते हुए वॉटसन महोदय ने ये कहा कि जिस तरह और विज्ञान है, उसी तरह मनोविज्ञान ने भी इसी क्रम से यानी जिज्ञासाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए संयोजन और अनुबद्ध संबंधी धारणाओं का विकसित करते हुए चिंतन के नए धरातल की ओर अग्रसर होते हुए स्वयं को विज्ञान की श्रेणी में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वॉटसन महोदय ने कहा, मुझे एक बालक दे दो, आप जो चाहें मैं उसे बना दूंगा। इनका एक कथन और है, वो बहुत प्रचलित है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें अपनी विशिष्ट दुनिया में पालकर डॉक्टर, वकील, कलाकार, भिखारी, चोर भी बना सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ी चीज होती है बालक के लिए वातावरण। वंश कैसा भी हो, वंश इतना प्रभावी नहीं होता है, व्यवहार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। इसी विधि का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वातावरण हम नियंत्रित करके और नियंत्रित व्यवहार में उन अनुबद्ध क्रियाओं को अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो परिणाम व्यवहार सुधार के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अगर जैसा हम उसे माहौल देंगे, उसी आधार पर उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा कि मैं वातावरण भी ऐसा दूंगा, यानी अपनी विशिष्ट दुनिया में पालकर, ये विशिष्ट दुनिया से अभिप्राय है संपूर्ण वातावरण वैसा ही देना। जापान में इसी तकनीकी के आधार पर बालकों का विकास किया जाता है। उसका विकास यानी उसके विकास की अवस्था के दौरान उसे देखा जाता है कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, उसको किस ओर जाना चाहिए। इसी तरह से इन्होंने भी यही बात कही कि आप वातावरण देंगे तो बच्चा उस वातावरण से प्रभावित होकर के, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी वंश से हो, जाति से हो, कुछ भी हो, तो वह डॉक्टर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, कलाकार भी बन सकता है। और ये जरूरी नहीं कि वकील का बेटा वकील ही बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, लेकिन वातावरण अगर उसको वास्तव में ऐसा मिलता है और विशिष्ट तरीके से उसको वैसी उपलब्धियां दी जाती है। उनका मानना है बालक एक यंत्र है और अधिगम करवाना यानी शिक्षा उस बालक को जो विधियों द्वारा जो सिखाती है, समायोजन की ओर प्रेरित करती है, जो उसके व्यवहार में बदलाव लाती है। शिक्षा उन विधियों को गति देने का साधन है, यंत्रीकरण है। और उसके अलावा जो मास्टर जी हैं, जो गुरुजन हैं, वो गुरुजन उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और विविध विधियों का जो प्रयोग करते हैं, उसके व्यवहार में जो वांछित प्रयोग बदलाव लाते हैं, वो बदलाव इन सब विधियों के द्वारा होता है और ये इसी बात पर बल देते हैं। इन्होंने यह भी कहा कि भले ही उसकी शारीरिक विशेषताएं कुछ भी हों, जरूरी नहीं है कि शारीरिक विशेषताएं उस पर हावी हों। अगर हमने सोच लिया और उसको माहौल वैसा दिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। चेतना के अध्ययन से इन्होंने निकाल करके यानी इसका विरोध किया इन्होंने और ये कहा कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेतना का संबंध मन से होता है जो दिखाई नहीं देती है। तो इसको इन्होंने यहाँ से निकाल कर उद्दीपन अनुक्रिया की व्याख्या या और उनके संबंधों पर बल दिया। यानी जैसा हम वातावरण बनाएंगे उसी के आधार पर, उसके संवेग आदि के आधार पर अनुक्रियाएं उत्पन्न होंगी। उन अनुक्रियाओं के आधार पर जो व्याख्या की जाती है, उस व्याख्या के आधार पर ही हमें उसके व्यवहार में सुधार हुआ या नहीं हुआ ये देखने का अवसर मिलता है। इसी के अतिरिक्त इन्होंने ये बताया कि अभ्यास नियम और अनुबद्ध क्रिया, यानी यह भी अनवरत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए
बाद में हम आपको इसी से संबंधित से व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने में जिन जिन्होंने योगदान दिया उसका भी थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन अभ्यास से अभिप्राय है, जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल पर देखते हैं तो उनको पहाड़े याद करवाना, गिनती याद करवाना, फलों के नाम, रंगों के नाम, वस्तुओं के नाम ज्ञात करवाना पहचान नहीं होती है, लेकिन उनको ये क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। उस अभ्यास और फिर उस अभ्यास के आधार पर अनुबद्ध क्रिया यानी उससे जुड़ी हुई उद्दीपन और अनुक्रिया से संबंधित जो परिणाम सामने आते हैं, उन परिणामों के आधार पर जो क्रिया होती है उस क्रिया से उनकी बुद्धि का विकास होता है, व्यवहार में सुधार होता है, अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है। वॉटसन महोदय का मानना था कि मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन हम इस मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के अंतर्गत कर सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करना बहुत जटिल है, क्योंकि उसका आंतरिक और मानव बाह्य व्यवहार में अंतर आ सकता है। संवेगों पर हम पकड़ नहीं कर सकते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जहाँ वो दोहरा व्यवहार कर जाता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने ये कहा कि पशुओं के व्यवहार के आधार पर हम मनुष्यों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन पशु और मानव में समानता नहीं हो सकती है। C.L. हल इन्होंने ये बताया कि सचेतन मन ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, वातावरण विशिष्ट है और वंशानुगम पर आधारित नहीं है। जो अन्य व्यवहारवादी हैं उन्होंने वाटसन के जो व्यवहारवाद के जनक हैं जैसे C.L. हल, टॉलमैन, गुथरी तथा B.F. स्किनर ने इनका समर्थन किया व्यवहारवाद का, और इसी व्यवहारवाद के आधार पर इन्होंने जब व्यवहारों का अध्ययन किया तो उनके आधार पर जो उनको रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट्स के आधार पर उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो C.L. हल महोदय ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया और गुथरी महोदय ने इसके अतिरिक्त ये जो साइन अधिगम सिद्धांत दिया, गेस्टाल्टवाद और अनुक्रिया, ये उद्दीपन अनुक्रिया संबंध और आवश्यकता का महत्व और अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुक्रिया, जो इन्होंने कहा कि अनुक्रिया किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है, तथा सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत जो B.F. स्किनर ने दिया, उस सिद्धांत के आधार पर इतने प्रयोग और इतने हुए कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी और तरह तरह के सुधार और व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिला। अब व्यवहारों की व्याख्या करना आसान नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरह की क्रांति आई, उस आधार पर उन्होंने विविध व्यवहारों को देखने का प्रयास किया और एक विशिष्ट बालकों के लिए एक अलग से योजना भी तैयार की गई। वॉटसन महोदय ने सबसे पहले 1914 के अंतर्गत अपनी प्रथम पुस्तक तुलनात्मक मनोविज्ञान की भूमिका का प्रकाशन किया। उसके अंतर्गत इन्होंने पशु व्यवहार का जो जितने भी व्यवस्थाएं थी, प्रयोग थे, उनके बारे में बताया। उसके पश्चात 1919 के अंतर्गत इन्होंने मनोविज्ञान एक व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन किया और ये बताया कि मानव के व्यवहार का अध्ययन हम पशु के व्यवहार से कर सकते हैं। इसके लिए हमें उद्दीपक अनुक्रिया की विवेचना को इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने व्याख्यायित किया। 1930 के अंतर्गत इन्होंने व्यवहारवाद दिया, जिस व्यवहारवाद को इन सब महोदयों ने हल, टॉलमैन, गुथरी और स्किनर आदि ने आगे बढ़ाया। अब इसके आगे हम क्रमानुसार अन्य संप्रदायों पर बात करेंगे और व्यवहारवाद के अन्य व्यवहारवादियों पर